हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3, जिसमें हम 1 अंक वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे जो कि परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है हम पाठ जो ले रहे हैं वो है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यानी कि एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। तो इसमें हम उन प्रश्नों का जवाब आपको देंगे जो हमने पार्ट 2 के डिस्क्रिप्शन में लिखे थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑगस्टिन कौन था, यानी कि हु वाज ऑगस्टिन। तो इसका जवाब है कि ऑगस्टाइन जो है वो कैथोलिक बिशप थे जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन जो है उत्तरी अफ्रीका में बिताया था। यहाँ चित्र में आप ऑगस्टिन्स का चित्र देख सकते हैं, जो कि महान संत थे और उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नामक शहर में रहते थे। यानी कि ऑगस्टिन वाज द ग्रेट कैथोलिक बिशप हु स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन नॉर्थ अफ्रीका। तो यहाँ ये हिप्पो नामक स्थान पे बना हुआ चर्च है जहाँ पर उन्होंने अपना अधिकांश जीवन व्यतीत किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, रोमन परिवार में पिता की स्थिति क्या थी, यानी कि व्हाट वाज द फादर पोजीशन इन रोमन फैमिलीज। तो इसका जवाब है कि पिता का अपने बच्चों पर पर्याप्त कानूनी नियंत्रण था। इसका मतलब ये है कि पिता को कानून के हिसाब से बहुत अधिकार मिले हुए थे और पिता के अधिकार जो हैं कानून से ऊपर थे, और पिता जो हैं अपने पुत्रों के या बच्चों के संतान के जीवन का जो है जन्मदाता ही नहीं था, बल्कि उनका जीवन लेने का भी उनको अधिकार था। और पिता जो थे, अधिकांश पिता अपने बच्चों के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे और उनके ऊपर बहुत ही कठोर नियंत्रण रखते थे। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि अपने नवजात बच्चों को, अवांछित बच्चों को मारने के लिए सर्दी तक में छोड़ देते थे बाहर, लेकिन कानून जो है हमेशा पिता का ही साथ देता था। इसी को हम बोलेंगे फादर हैड सब्सटेंशियल लीगल कंट्रोल ओवर देयर चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरी शताब्दी के दौरान रोम में लिखने और पढ़ने के लिए किन भाषाओं का उपयोग किया जाता था, यानी कि विच लैंग्वेजेस वर यूज्ड टू राइट एंड रीड इन रोम ड्यूरिंग द 3rd सेंचुरी। तो यहाँ पर ये रोम का आपको रोमन साम्राज्य का नक्शा दिखाया गया है। तो इसके विभिन्न भागों में बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में हम इसका उत्तर देंगे। कभी भी जो मैं यहाँ पे चित्र दिखा रहा हूँ वो एग्ज़ाम में आपको बनाने नहीं हैं, लेकिन सिर्फ मैं आपको उनकी पोजीशन समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सी जगह की हम बात कर रहे हैं, साथ ही मैप वाले क्वेश्चंस की आपकी साथ साथ तैयारी हो जाए, तो इसीलिए जो है मैं इनको आपको कराता हूँ। तो इसका उत्तर होगा प्रश्न का कि मिस्र जो है, ये जिसे इजिप्ट कहते हैं, यहाँ पे कॉप्टिक, ये मिस्र जो है यहाँ पे लाल सागर जो है, रेड सी, इसके पास में स्थित है। तो यहाँ पर जो है कॉप्टिक भाषा बोली जाती थी और ये जो है उत्तरी अफ्रीका में पुनिक और बर्बर भाषा बोली जाती थी और लिख पढ़ने के काम में आती थी। इसी तरह से स्पेन, जो यहाँ पर ये देखिए ये स्पेन है, और स्पेन और उत्तरी पश्चिम में ये जो दिशा है, ऊपर वाली उत्तर और इधर पश्चिम, तो ये उत्तर पश्चिम में, यानी कि इस पूरे भूभाग में जो है केल्टिक भाषा जो है वो बोली जाती थी। तो इस तरह से हम अब देख रहे हैं कि कॉप्टिक वाज स्पोकन इन इजिप्ट, पुनिक एंड बर्बर इन नॉर्थ अफ्रीका, कॉल्टिक इन स्पेन एंड द नॉर्थ वेस्ट। बाइबल के अनुवाद के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच लैंग्वेज वाज यूज्ड टू ट्रांसलेट इन बाइबल। तो सबसे पहले जो तीसरी शताब्दी में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया उसका हमने यहाँ पर बताना है। तो तीसरी शताब्दी के मध्य तक बाइबल के अनुवाद के लिए कॉप्टिक का उपयोग किया गया था। तो यहाँ पर आपको कॉप्टिक भाषा में अनुवादित की गई बाइबल जो है उसका मूल प्रति जो है यहाँ पर दिखाई गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कॉप्टिक वाज यूज्ड टू ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल बाय द मिडल ऑफ द 3rd सेंचुरी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, एम्फोरा क्या थे, यानी कि व्हाट वाज एम्फोरा। तो इसका जवाब है कि शराब और जैतून के तेल जैसे तरल पदार्थों को कंटेनरों में ले जाया जाता था, जिन्हें एम्फोरा कहते थे। यानी कि शराब और जैतून का तेल जो कि रोमन साम्राज्य में काफ़ी उत्पादित किया जाता था और दूसरी जगहों पर भी भेजा जाता था, तो इन तरल पदार्थों को जिन बर्तनों में यानी कि कंटेनरों में लेके जाया जाता था उनको
एम्फोरा कहते थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि लिक्विड्स लाइक वाइन एंड ऑलिव ऑयल ट्रांसपोर्टेड इन कंटेनर्स वर कॉल्ड एम्फोरा। तो यहाँ चित्र में हम आपको कुछ एम्फोरास दिखा रहे हैं जो कि काफ़ी डेकोरेटेड हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये चित्र जो हैं कितने खूबसूरत एम्फोरास को दिखा रहे हैं जिनमें शराब और जैतून का तेल भर के ले जाया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, स्पेन में ड्रेसल 20 क्या था, यानी कि व्हाट वाज ड्रेसल 20 इन स्पेन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार दोहराया जाता है। तो इसका जो जवाब है कि 3री शताब्दी के मध्य में स्पेनिश जैतून के तेल मुख्य रूप से कंटेनर में ले जाया जाता था जिसे ड्रेसल 20 कहा जाता था। यानी कि जैतून के तेल के लिए जो स्पेन से ले जाया जाता था, जिन कंटेनरों में यानी कि बर्तनों में ले जाया जाता था, उनको ड्रेसल 20 कहा जाता था। तो व्हाट वाज ड्रेसल 20 इन स्पेन, तो इसका उत्तर होगा कि द स्पेनिश ऑलिव ऑयल ऑफ द मिडिल ऑफ द 3rd सेंचुरी वाज मेनली कैरिड इन ए कंटेनर दैट वाज कॉल्ड ड्रेसल 20। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, 5वीं और 6ठी शताब्दी के अंतिम काल में कौन से देश शराब और जैतून के तेल का निर्यातक रहे हैं। तो यानी कि विच कंट्रीज वर द एक्सपोर्टर ऑफ वाइन एंड ऑलिव ऑयल ड्यूरिंग द लास्ट 5th एंड 6th सेंचुरीज। तो यहाँ पर चित्र में आपको जो है हमने यहाँ पे कुछ भूभाग दिखाया गया है जिनका जिक्र जो है इस प्रश्न में किया गया है और वो उत्पाद दिखाए गए हैं, जैसे ही कि यहाँ पर ये जैतून का तेल और ये जैतून का तेल जिसमें से निकाला जाता है वो दिखाया गया है, और ये शराब जो है जो रोमन साम्राज्य में अंगूरों से बनाई जाती थी। तो ये जो है यहाँ के मुख्य उत्पाद थे। तो ये पूछ रहा है प्रश्न में कि 5वीं और 6ठी शताब्दी के अंतिम काल में कौन से देश शराब और जैतून के तेल के निर्यातक रहे थे। तो यहाँ पे विच कंट्रीज वर द एक्सपोर्टर्स ऑफ वाइन एंड ऑलिव ऑयल ड्यूरिंग द लास्ट 5th एंड 6th सेंचुरीज। तो इसका जवाब क्या होगा कि बाद की 5वीं और 6ठी शताब्दी में दक्षिण एशिया माइनर, तुर्की और सीरिया और फिलिस्तीन जो शराब और जैतून के तेल के प्रमुख निर्यातक बन गए थे। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो दक्षिण एशिया माइनर है, यहाँ पे ये देखिए आप यहाँ पे एशिया माइनर, तो ये यहाँ पर तुर्की के पास है, तो ये तुर्की एशिया माइनर, तो ये जो थे, और सीरिया और फिलिस्तीन। तो इस यहाँ पर ये आप सीरिया देख सकते हैं और ये पैलेस्टाइन यानी कि फिलिस्तीन है। तो ये जो हैं जैतून के तेल के प्रमुख निर्यातक बन गए थे। तो आप कह सकते हैं कि इन द लेटर 5th एंड 6th सेंचुरीज द सदर्न एशिया माइनर, टर्की और सीरिया एंड पैलेस्टाइन बिकम मेजर एक्सपोर्टर ऑफ वाइन। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि ये एशिया माइनर है जो कि टर्की में है, और ये सीरिया और ये पैलेस्टीन यानी कि फिलिस्तीन जिसे भी कहते हैं। तो ये जो हैं क्षेत्र जो हैं ये सब उस समय जो पूर्व का हिस्सा था रोमन साम्राज्य के जो पूर्व में था, वो जो है मुख्य उत्पादक बन गए थे इन दोनों पदार्थों के, शराब और जैतून के तेल के, और रोमन साम्राज्य को निर्यात किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिसिली और बाइजेकियम द्वारा रोम को क्या निर्यात किया जाता था, यानी कि व्हाट वाज रोम एक्सपोर्टेड बाय सिसिली एंड बाइजेकियम। तो इसका उत्तर होगा कि सिसिली और बाइजेकियम जो हैं वो इधर बड़ी मात्रा में गेहूं को जो है रोम को निर्यात करते थे। यानी कि यहाँ इन क्षेत्रों में काफ़ी मात्रा में गेहूं होता था और ये जो है रोमन साम्राज्य को निर्यात किया करते थे। तो इंग्लिश में आप कह सकते हैं सिसिली एंड बाइजेकियम, ये सिसिली है और ये बाइजेकियम, जैसा कि आपने एरो को से दिखाए गए हैं, एक्सपोर्टेड लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ व्हीट टू रोम। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर आप याद रखिए। आप डायरेक्ट जो है व्हीट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर समझाने के उद्देश्य से मैंने जो है इस क्वेश्चन को कि सिसिली कहाँ है और बाइजेकियम कहाँ है ये मानचित्र में दिया है, तो इस तरह से आपका मानचित्र का कार्य भी पूरा होता है इससे। तो इनको याद रखिए, ये जो है आपके
2 नंबर जो है मानचित्र में इसके बनते हैं अगर ये पूछे जाते हैं कि गेहूं के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों को चिन्हित कीजिए तो रोमन साम्राज्य के दौरान, तो आपको इनको दिखाना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि रोम में पहली 3 शताब्दियों की मौद्रिक प्रणाली में किस तरह की मुद्राओं का उपयोग किया गया था, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ करेंसीज वर यूज्ड इन फर्स्ट 3 सेंचुरीज ऑफ मोनार्की सिस्टम इन रोम। तो इसका उत्तर है कि रोम में पहली 3 शताब्दियों के दौरान जो है वहाँ पर मौद्रिक प्रणाली में चांदी और सोने पर आधारित मुद्राओं का उपयोग किया जाता था, यानी कि जो करेंसी इसमें चल रही थी वो सोने या चांदी की होती थी। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं चांदी और सोने के सिक्के दिखाए गए हैं, तो ये जो हैं सिक्के थे चांदी और सोने के। तो यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ ये 200 ईसा पूर्व से लेकर 305 ईस्वी तक ये सिक्के जो सोने का है ये 7 ग्राम का था और इसका जो व्यास था वो 20 मिलीमीटर का था। और फिर सोलिडियम ये सिक्का जो है जो शासकों के नाम से चल रहे हैं ये 310 से जो है 693 ईस्वी तक के चला, जो कि वजन जो देखिए आप इसका कम हो गया 4.5 ग्राम हो गया और 20 मिलीमीटर का सिक्का था, यानी कि आकार में सेम था। इसी तरह से ये सिक्का जो है आप देखिए 2.4 ग्राम का रह जाता है, साइज भी कम होकर 18 मिलीमीटर हो गया है और इसका जो है यहाँ पर ये सोने के बजाय चांदी का हो चुका है। तो ये गिरती हुई आर्थिक स्थिति को इंगित करता है। तो ये जो है 315 से लेकर 400 ईस्वी तक के बीच में रहा। इसी तरह से 383 से 400 ईस्वी तक जो है ये 0.5 से लेकर 1.5 ग्राम का रह गया और साइज और कम हो गए 14 मिलीमीटर रह गया। इसके तरह से ये दरहम जो है ये 211 BCE से यानी कि ईसा पूर्व से जो है ये 441 ईस्वी तक ये सिक्का चांदी का चल रहा था, जो कि 3 ग्राम का था और साइज में जो है 19 मिलीमीटर व्यास का था। इसी तरह से ये सिक्का जो है 380 से 367 ईस्वी तक चला, जो कि 1.5 ग्राम का सिक्का था सोने का। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है साइज और वजन दोनों में ये कम हो गया, क्योंकि 20 मिलीमीटर के बजाय अब 14 मिलीमीटर का ही सिक्का रह गया था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये विभिन्न आकार के सिक्के यहाँ पे जो दिखाए गए हैं, तो इनमें आकारों में और वजन में और क्वालिटी में लगातार कमी आना ये बता रहा है कि रोमन साम्राज्य की जो आर्थिक स्थिति थी वो किस प्रकार से जो है कम होती जा रही थी, खराब होती जा रही थी। आगे ये प्रश्नों के उत्तर नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। सिल्वर एंड गोल्ड बेस्ड करेंसीज वर यूज्ड इन द मोनार्की सिस्टम ऑफ द फर्स्ट 3 सेंचुरीज इन रोम। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ग्रीक और रोमन दोनों के लिए पारंपरिक धार्मिक संस्कृतियाँ क्या थी, यानी कि व्हाट वाज द ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर ऑफ द क्लासिकल वर्ल्ड फॉर बोथ ग्रीक एंड रोमन। तो इसका जो उत्तर है वो हम आपको यहाँ दे रहे हैं कि ग्रीक और रोमन दोनों के लिए जो शास्त्रीय दुनिया की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति थी वो बहुदेववादी थी, यानी कि वो बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे। जैसा कि इस चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है, जुपिटर देवता हैं, इसी तरह लूनो, हेम और आयरस, ये सब देवी देवता जो हैं यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो इस तरह से रोमन और ग्रीक लोग दोनों ही वो बहुत सारे देवी देवताओं को एक साथ मानते थे। The traditional religious culture of the classical world for both Greek and Roman had been polytheism। तो इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो दबा दें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।